Good afternoon, everyone. चलिए, क्लास विल बी शॉर्ट टुडे, है ना। बस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एक आप वो ले लो मेरे से, कॉन्स्टिट्यूशनल। आज सारे क्वेश्चन स्पेसिफिक ही थे ना? हाँ, सारे स्पेसिफिक ही थे। कॉन्स्टिट्यूशनल स्लैश नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्लैश स्टैट्यूटरी, कोई भी क्वेश्चन आए, वी हैव कल सेंड कर दिया था यार उसमें ग्रुप में, क्या बोलते हैं उसको, वो जो फाइल था उसका, नहीं स्पैरो वाला, क्या था, करा था सेंड? हाँ जी, कहाँ पे सेंड करा आपने? हाँ, क्वेश्चंस वाला ना, हाँ आ गया था वो, बस वही पूछ रहा था। क्या नाम रखा है यार ग्रुप का? अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक, चलिए। सबसे फर्स्ट थिंग विद रिस्पेक्ट टू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे क्वेश्चन आए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पे आए, स्टैट्यूटरी पे आए, ठीक है। दीज विल बी द 4 एस्पेक्ट्स जो आपको कोई भी आंसर एड्रेस करने के लिए चाहिए होंगे। सबसे पहला आ गया इंडिपेंडेंस। उसकी इंडिपेंडेंस कैसे मेंटेन रहेगी? नंबर 1, बाय द मेथड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। कैसे उसकी इंडिपेंडेंट को हम इंश्योर कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अपॉइंटमेंट का रिवर्सल वुड बी देयर रिमूवल, ठीक है। थर्ड थिंग विल बी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो, अगर नहीं है तो ये पॉइंट स्किप हो जाएगा, ठीक है। थर्ड थिंग विल बी देयर टेन्योर। हाँ जी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हाँ उस पे आते हैं, हाँ वेरी ट्रू। लास्ट इज देयर सैलरी, कि कहां से आ रही है, सीएफआई से आ रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है? स्टाफ वाला वो अपॉइंटमेंट में आ गया, दैट विल बी इन अपॉइंटमेंट। अपना सेक्रेटेरिएट
तो वो स्पेसिफिक पॉइंट जाएगा, सब में कैसे दोगे? सब में नहीं दोगे, वो स्पेसिफिक हो गया। वही बोल रहा हूँ कि स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, तो आप इसमें नहीं लिख सकते ना, हम ये सारे उसका कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट विद रिस्पेक्ट टू ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट से यू विल प्रूव देयर इंडिपेंडेंस। कैसे इंडिपेंडेंट होती है? अब हर एक बॉडी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है, मेन पे ही क्वेश्चन आता है, कभी भी उस पे नहीं आता कि ये माइनर सी बॉडी और उस पे क्वेश्चन पूछ लिया। ये सारी इंफॉर्मेशन यू नो फ्रॉम प्रीलिम्स, ठीक है, तो आप कोट कर सकते हो। अब चैलेंजेस क्या आएंगे? रिवर्स ऑफ इट, इनका रिवर्सल वुड बी द चैलेंज, ठीक है। तो उन सबको रिवर्स करके लिख देना, बट हेडिंग चली जाएगी, हेडिंग वुड चेंज। जैसे अपॉइंटमेंट है तो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हेडिंग वो करके यू कैन कोट इट डाउन। क्लियर? चलो, अब पॉजिटिव में जब भी आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करते हो प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट के लिए, हम उसके फंक्शंस पढ़ते हैं। जितने उसके फंक्शन है, 4 या 5 फंक्शंस ऑफ इट विल बी द वर्क्स ऑफ इट। वो चाहे फिर वो उसके पॉजिटिव पूछ ले, चाहे उसके वर्क पूछ ले, चाहे पूछ ले व्हाट इज देयर रोल इन द इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, तो वो चीज हो जाएगी। हाँ, जो उनका मैंडेट दिया गया है, जो भी लक्ष्मीकांत में लिखा है उसमें से लक्ष्मीकांत टॉक्स डिटेल अबाउट इट, तो जो भी 3-4 सिंपल पॉइंट याद आ रहे हैं वो यू कैन कोट इट डाउन हियर। लास्ट एस्पेक्ट आएगा इनका वे फॉरवर्ड। अगर स्पेसिफिकली वे फॉरवर्ड नहीं याद है ना, तो आप चैलेंजेस का रिवर्सल लिख सकते हो कि जो यहाँ पे चैलेंजेस में आ रहा था उसमें से 1 या 2 पॉइंट से हमारा रिवर्सल चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। देन सेकंड इज कीवर्ड बेस्ड। कुछ भी याद नहीं आ रहा तो जो हमने कीवर्ड करे हैं, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, उसको सस्टेन करने में हम मदद करेगा, है ना। इट विल लेड टू व्हाट? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीजें घुसा सकते हो। हाँ, ठीक है। देन अगर कोई कमेटी याद है, जैसे यहाँ सीबीआई आ जाए या सीवीसी आ जाए, वी हैव संथानम कमेटी, है ना, या जो भी ऐसा ईडी आ गया, तो ईडी के बारे में कुछ ना कुछ पद्मा कमेटी ने बोला ही होगा, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू पुलिस रिफॉर्म्स। तो एक कमेटी आप लिख सकते हो, पद्मा कमेटी, जो हमने कल भी लिखी थी। जो भी पुलिस रिलेटेड बॉडी होगी, है ना, या सीवीसी, सीबीआई, ईडी, एनआईए एक्सेट्रा, इनके बारे में उस कमेटी ने कुछ ना कुछ बोला है, ठीक है। सो यू कैन कोट दैट। नहीं तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स याद होगी प्रीलिम्स से, जैसे मान लो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है ना, तो जेंडर गैप रिपोर्ट का हवाला देके दे सकते हो कि अवर इंडेक्स इज पुअर, हेंस एनसीडब्ल्यू विल वर्क बेटर फॉर इट। सीबीआई में एनसीआरबी का डेटा दे सकते हो कि क्राइम रेट बढ़ रहा है एंड हेंस सीबीआई विल डू इट, या सीबीआई को फेडरलिज्म से लिंक कर सकते हो। सो दीज कैन बी 4, इनमें से कुछ भी याद आ गया यू कैन स्टिक इट आउट, इनको स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं करना। ईडी में ईडीआर की, हाँ, ईडीआर की रिपोर्ट डाल दो। नाउ लास्ट एस्पेक्ट बचा इनका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन या तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, यू कैन इंट्रोड्यूस विद एन आर्टिकल नंबर। यूपीएससी आ गया तो 323 के आसपास, फाइनेंस कमीशन आ गया तो 282 के आसपास। अगर नहीं आ रहा तो इन सबकी जितनी भी हैं, देयर आर 7 to 8 व्हिच आर प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर दिस ईयर, उनका कंटेक्स्ट बेस्ड याद कर लेना, क्योंकि जितनी भी फेमस हैं वो आपको याद ही होंगी। सीबीआई का आ गया तो विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल का यू कैन गिव द कंटेक्स्ट, ईडी का आ गया विद रिस्पेक्ट टू अरविंद केजरीवाल, यू कैन गिव द कंटेक्स्ट। और यहां पे भी अगर कुछ नहीं याद आ रहा है तो इफ यू रिमेंबर एनी रिपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू इट फ्रॉम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, उससे लिंक करके दे देना, ठीक है। फिर अगर रिपोर्ट यहां पे दे दोगे तो 3 अदर काउंटर पार्ट्स यू हैव फॉर द वे फॉरवर्ड उनमें से चिपका देना। चलो, अब लेट्स डिस्कस द पीवाईक्यूज। वो खोल लो चार्ट। आप नहीं हो? आप कर दीजिए यार, आप लोग हो, मैं तो एक में ही हूं। मैं जस्ट, जी, यू आर नॉट एडमिन? अच्छा, आप लोग मैसेज तो कर ही सकते हो। मैसेज तो कोई भी कर सकता है ग्रुप में, ऐसा नहीं है। हाँ, एनीवन कैन मैसेज, तो आप प्लीज वो ट्रांसफर कर दीजिए।
आगे चलिए रिवर्स से शुरू करते हैं. So first topic is historical underpinnings, evolution, features, amendments, significant provisions. सर कौन सा ग्रुप है? Let us know too. अरे कहाँ पे अपलोड करूँ मैं? Do you have any PYQ? कोई भी PYQ खोल रहा है उसमें क्वेश्चन मिल ही जाएगा. We are starting from the reverse. ठीक है? कोई भी PYQ है मेंस का that you can open. चलिए 2023 का क्वेश्चन. Account for the legal and political factors responsible for the reduced frequency of using article number 356 by the union governments since 1990s. हाँ, SR बम्बई का केस आ जाएगा. फिर इंट्रोड्यूस SR बम्बई केस से कर दोगे that it is federalism. Now हमने किस आर्टिकल की से आर्टिकल 356 से इंट्रोड्यूस कर सकते नहीं, फेडरलिज्म का क्वेश्चन है. हाँ ठीक है, उससे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, चल जाएगा काम. अच्छा नाउ इन दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग रिवर्स. जो हमने क्लास में पॉइंट्स करे थे, दोज वर द पॉइंट्स. हमने करा था लेजिस्लेटिव बायस, एडमिनिस्ट्रेटिव बायस हमें कहां पे दिखता है. नाउ हमने उसका क्या करा था? सॉल्यूशन. जो सॉल्यूशन था वो इसकी बॉडी बनना था. इसने पूछा विच आर द फैक्टर्स विच हैव रिड्यूस्ड इट, तो सॉल्यूशन को वो बना देते. बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस, दैट हमारी बॉडी का एंडिंग पार्ट बन जाता. चैलेंजेस में लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बायस आ जाता. क्लियर? कोई डाउट फर्स्ट 2023 के क्वेश्चन में? जो मन है वो कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो देखो देखो, एक ब्रॉड थीम हो गया. Either you can start with the broad theme so that you are telling the examiner कि हमें पता है ये किस थीम से क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज ऑन फेडरलिज्म. 356 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है. अगर नहीं याद आ रहा कि यार फेडरलिज्म वाज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड हेंस वी शुड ट्राई टू अपहोल्ड इट वाला कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा या उसका ईयर नहीं याद आ रहा, 356 की डेफिनेशन से स्टार्ट कर लो. ठीक है? बट व्हेन देन यू आर राइटिंग 356, व्हाट विल यू राइट इन 356? क्या लाइन बनाओगे? यहां पे बोलना आसान लग रहा है, बट व्हेन यू थिंक अबाउट इट, आर्टिकल 356, तो दो लाइन बनाइए. हाँ बनाइए. फिर से पढ़िए. एज अ डेड लेटर. ठीक है, बट देन अगर देने जाओगे फिर किससे जी? ठीक है, फिर ये वो एक सिंगल लाइनर बनेगा ना. देन अगर देखो इन जैसे क्वेश्चंस में इफ यू आर राइटिंग है ना, तो देन फिर प्रॉपर ब्यूरा दे के आओ कि भाई 356 कब एक्टिवेट होता है, व्हेन 365 इज देयर एंड दिस लीड्स व्हेन आर्टिकल नंबर 252 इज अंडर प्रॉब्लम. 252 मतलब स्टेट विल नॉट फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन. इफ इट इज नॉट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के अकॉर्डिंग स्टेट वर्क नहीं कर रही है एंड देन इट विल बी इंप्लीमेंटेड. फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ब्यूरा दे के आओ. अब जो आप लोग बोल रहे हो चलेगा, ऐसा नहीं है वो गलत है, बट वो चलने वाला है. इट विल वर्क, नो प्रॉब्लम. अगर इतना भी लिखा होगा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 356, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी व्हेन स्टेट गवर्नमेंट्स डू नॉट फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन, बस. हाँ ठीक है. There are three things. One is the perfect introduction. Second is okay. And third is हाँ काम चल जाएगा. ठीक है. Now, in perfect introduction would be कि आप फेडरलिज्म को लिंक कर दो आर्टिकल नंबर 356 के साथ कि फेडरलिज्म which was declared as a basic structure in SR Bommai case has been brought into question by the frequent misuse of article number 356 by the union government. परफेक्ट इंट्रोडक्शन, दोनों चीजों को लिंक कर दिया. अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आप यूज कर सकते हो ओके में, दोनों चीजें चल जाएंगी. या तो आप आर्टिकल 356, 365 और 252 वाला हवाला दे दो, या यू कैन मेंशन फेडरलिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन एसआर बम्बई केस, सिर्फ उतना लिख सकते हो. चलने वाला काम ये है कि आर्टिकल 356 है ना, डिस्क्राइब्स द प्रेसिडेंशियल रूल ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी करके, वो काम चल जाएगा उससे.
हाँ उससे भी काम हो जाएगा। हाँ हाँ वही है, उससे भी काम हो जाएगा। 4 लाइन से ज्यादा तो इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। बॉडी की बात कर रहे हैं, वो हो जाएगा। ठीक है चलिए, कोई स्ट्रक्चरिंग में डाउट, कैसे कैसे प्रोसीड करेंगे? सिंपल क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन, लीगल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, वे फॉरवर्ड फॉर इट, वी आर एंडिंग इट। चलिए, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव्स ऑफ जेंडर जस्टिस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। एनी डाउट? चलो, तो क्वेश्चन इज सेइंग जेंडर जस्टिस के बारे में बताना है विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड केस लॉज। चलो, बॉडी में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हाँ ठीक है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट से आ गया अपने पास। देन अंडर आर्टिकल 21 यू कैन से राइट टू मैरी। देन हाँ वंडरफुल, विशाखा गाइडलाइंस आ गया, नालसा जजमेंट, नहीं 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 रुको रुको रुको, वो इस तरफ आएगा ना, विशाखा, नालसा, हाँ आर्टिकल नंबर 25, इवन फॉर दैट मैटर उसमें यहां पे भी कोड कर सकते हो, सबरीमाला, दोनों पॉइंट्स आ गए। हाँ ट्रिपल तलाक भी कोड कर सकते हो, ट्रिपल तलाक जजमेंट, बिल्किस बानो जजमेंट। ठीक है, तो 5 ये हो गए, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद आ जाओ डीपीएसपी के ऊपर, आर्टिकल 243 पंचायत में रिजर्वेशन। ठीक है, 243 डी स्पेसिफिकली ऐड कर सकते हो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति वंदन बिल। ठीक है, आंसर बन गया अपने पास। हाउ विल यू एंड दिस क्वेश्चन नाउ? उसने पूछा एक्सप्लेन करो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को। नाउ अब इसको पॉजिटिव नोट पे एंड करोगे, नेगेटिव नोट पे एंड करोगे? पॉजिटिव नोट पे। सिंपल क्वेश्चन है एक्सप्लेन का, अगर क्रिटिकली एग्जामिन होता फिर हम क्या करते, यहां पे 2-3 पॉइंट नेगेटिव के बता के एक वे फॉरवर्ड दे देते, इफ इट वुड हैव बीन क्रिटिकली एग्जामिन। सिंपल एक्सप्लेन करो, हमने एक्सप्लेन कर दिया, खत्म बात। उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, हाँ 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 उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड यार उससे ना थोड़ा सा ये इंप्रेशन जाएगा, अगर मान लो मैं आंसर पढ़ रहा हूँ कि ये सब चीजें बता के आप बोल रहे हो कि इंप्रूव चीजें हो गई हैं, सो नाउ वी आर सेइंग दैट देयर इज नो, कुछ जरूरत नहीं है इंप्रूव करने की, नो रूम फॉर इंप्रूवमेंट वाला टच दे रहे हैं हम, तो उससे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बढ़िया इंट्रोडक्शन बन जाएगा। बट कंक्लूड दिस शुड बी ऑप्टिमिस्टिक कि स्टिल वी नीड सम इंप्रूवमेंट, अगर हो भी गया तो। चलिए, then Constitution of India is a living instrument with capabilities of enormous dynamism. It is a constitution made for progressive society, illustrated with special reference to expanding horizons of the right to life and personal liberty. जी इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? आर्टिकल 21 की डेफिनेशन गवर्नमेंट क्या होती है? चलिए, how will you introduce it? 21 की डेफिनेशन ठीक है, डीपीएसपी वाले से कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ ना, उससे भी शुरू कर देंगे। नो, एक इंट्रोडक्शन आपकी हो सकती है, व्हाट्स योर नेम? रोहित। जो रोहित ने बोला, बहुत रोहित मेंस दे रहे हैं यार इस साल, एक रोहित, दो रोहित, दो मेरे, हाँ क्या राणा ब्राला, चलिए ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन आपका ये हो सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, और इसका लाइवलीहुड है जो इसका लिविंग नेचर है या ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है, दैट हैज बीन इंश्योर्ड बोथ बाय जुडिशरी एज वेल एज पार्लियामेंट। जुडिशरी के लिए आर्टिकल नंबर 13 दे सकते हो बाय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, एंड इसके लिए आर्टिकल नंबर 368 दे सकते हो। वन वे इज दिस। सेकेंड वे, आप आर्टिकल नंबर 21 को लिंक कर सकते हो विद जुडिशरी। मानिका गांधी केस, ठीक है, तो उससे भी हवाला दे सकते हो, बट इस क्वेश्चन में लेक्यूने क्या आ जाएगा?
ओनली वन पार्ट इज एड्रेस, जुडिशरी वाला पार्ट इज एड्रेस, हमने पार्लियामेंट वाला पार्ट मिस कर दिया, ठीक है। और थर्ड चीज में डायरेक्टली आप यहां तो सिंपल एक्सप्लेन कर दो कि लिविंग डॉक्यूमेंट होता क्या है, विच हैज बीन अडेप्टिव टू द चेंजिंग टाइम्स, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। इसके साथ काम चलाऊ बात ये बन सकती है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि फ्यूचर जनरेशंस विल डिसाइड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन दे वांट टू हैव, इस वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल प्रोविजंस रख रहे हैं। तो ये काम चला होगा, बट परफेक्ट विल बी दिस, जिसमें आप लिविंग डॉक्यूमेंट भी बता रहे हो, जुडिशरी कैसे करेगा उसके लिए आर्टिकल भी दे रहे हो, पार्लियामेंट कैसे करेगा उसके लिए आर्टिकल भी दे रहे हो, ठीक है। देन आगे तो क्वेश्चन सिंपल ही था, वी हैव डिस्कस्ड दिस आल्सो। आप केस लॉज बता देते और आप पार्लियामेंट्री के प्रोविजंस बता देते, विच आर द लॉज वी हैव। तो देन कंक्लूजन वुड हैव बीन, क्या पूछा इसने, आर्टिकल 21 वाला ही। इसमें ऐसा भी कर सकते हैं पूरे उसमें ये करने की जगह 21 में कैसे और चीजें एक्सपांड हुई, सब बोल रहा था क्या क्या हो रहा है अलग-अलग केसेस में, जो मतलब जैसे अभी लेटेस्ट वाला इसमें एनवायरनमेंट वगैरह भी ऐड करें, एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, ये चार्ट जैसा बना के भी इंट्रोडक्शन में, हां सेकंड बॉडी के अंदर, बॉडी के पार्ट, बॉडी का सेकंड पार्ट, where you have said it's a transformative document and now जी, you're saying how 21 has expanded. So there you can say that the scope of it has expanded to include internet, privacy and wherever you remember cases. बट वही तो अपना बॉडी बनेगा यार जब हम इलस्ट्रेट कर रहे हैं, वो है लाइक जी, ट्रांसफॉर्मेटिव पे फोकस है, बट लोअर पार्ट में 21 पे मोर 21 से ज्यादा। बट यार मुझे ये लगता है कि शायद जितना भी ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हैं वो 21 से ही निकले हैं, है ना। मतलब मैं सोच रहा था हां वैसे ही लगा, जी जी जी, मैं वो जो अलग-अलग एक्सपैंडिंग होते हैं ना कुछ, फॉर एग्जांपल वो क्लीन एनवायरनमेंट का है, हाँ जी, आर्टिकल 21 को लेके बॉडी के सेकंड पार्ट में लिखा जाए, ये कहने का मतलब मैं बोल फर्स्ट पार्ट में क्या लिखोगे, नहीं नहीं तो वो नहीं बोल रहा हूं, और सारे पॉइंट्स कवर नहीं हो पाएंगे फर्स्ट पार्ट में, तो जो मुझे याद नहीं आ रहा है मैं उसमें डाल सकता हूं फर्दर इट हैज दिस आल्सो, ताकि वो मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े बट द डायमेंशन वर शो कैन दैट बी डन। अच्छा डायग्राम आप सेकंड पार्ट में बोल रहे हो, हाँ सर, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बता दिया जी, कि ऐसे ऐसे एक्सपैंड हुआ, डिग्निफाइड लाइफ हुआ, इसके बाद एनवायरनमेंट का भी आ गया। अच्छा, और जो एस्पेक्ट आपको लगता है कि बॉडी में, और या जिसका मुझे केस याद नहीं है वो मैं नीचे के डायग्राम, हाँ जी 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 जी, कर सकते हो, कर सकते हो। चलो, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द ब्रिटिश इंडियन अप्रोचेस टू पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में और इंडिया के पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, तो ये इंट्रोडक्शन वुड बी, इंट्रोडक्शन में तो अपना जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिटर्न मतलब ब्रिटिश में कैसे अलग है वो लिखेंगे थोड़ा। नहीं यार, अगर हम ये लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड नॉट रिटन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इज ऑन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिमेंबर मैंने डेमोक्रेसी का एक चार्ट बनवाया था, हाँ मैंने एक डेमोक्रेसी का चार्ट बनाया था, तो वहां से शुरू कर लो। बोथ ब्रिटेन एंड इंडिया आर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद पार्लियामेंट्री, नहीं, both India and Britain are representative indirect democracies following parliamentary system with Westminster model, बस खत्म, फुल स्टॉप करके। हाँ सेकंड, बॉडी सीधा शुरू करो, बट देयर लाइज सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, एक कंपैरिजन का चार्ट बना दो, मुझे लगता है 10 नंबर का ही होगा, हाँ 10 का ही है, हाँ जी, हाँ उससे भी कर सकते हो, पर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या 1935 में से कुछ भी एक कोट कर दीजिएगा, हाँ उससे भी शुरू कर सकते हो। हाँ फिर मेन बॉडी में क्या लिखोगे अगर इसे, हाँ क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी एंड पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को समझाने लग जाओगे फिर बॉडी आपकी रेपिटेटिव हो जाएगी। ऑल्सो जो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी, इनके बारे में अगर आप उसको अच्छे से बताओगे इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 6 to 7 लाइन्स, तो इंट्रोडक्शन अपना बड़ा हो जाएगा। अगर यू आर जस्ट गोइंग टू टेल इन कि भाई पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इज समथिंग वेयर पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो उसको लगेगा काम चलाने के लिए इंट्रोडक्शन लिख दिया इसने कि वन लाइनर है, तो दैट विल नॉट की, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन द, अच्छा हाउ विल यू एंड दिस आंसर, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ग्रेजुअली नहीं कैसे,
historical बट ब्रिटेन ऑल्सो हैज इट. ब्रिटेन, हाँ ब्रिटेन इज अ यूनिटरी. उसको डिफरेंशिएशन पे करोगे. historical कैसे हमारा पार्लियामेंट हमारा जो सिस्टम है ब्रिटेन के सिस्टम से मैच करता है वो चीजें पे कंपैरिजन बोला है उसने. उसने डिफरेंसेस नहीं पूछा है. इट हैज सेड कंपेयर एंड कंट्रास्ट. हमें सिमिलैरिटीज भी देनी है, हमें डिफरेंसेस बॉडी में ही देने हैं. उसी के अंदर डाल देंगे तो ब्रिटेन से और हमारा क्या सिमिलर है. सही है हिस्टोरिकल वी आर गिविंग एन इंट्रोडक्शन. कंपैरिजन का चार्ट बनाओगे आप लोग, ठीक है ना. सिमिलैरिटीज ये हैं या और कंट्रास्ट यहाँ पे है या डिफरेंसेस यहाँ पे है. आई एम आस्किंग यू द एंडिंग. So one historical दे सकते हैं कि even though the Indian system is based on British, हाँ but it has been altered according to the needs of the हाँ nation बस ठीक है, and is in the constitution. ठीक है. एंड इट हैज वर्कड फॉर, It has worked so far. हाँ सो फार अच्छे से काम करा है. हेल्प्ड इंडिया टू बिकम अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है. Critically examine the procedures through which presidents of India and France are elected. ठीक है. इसमें कोई डाउट किसी को स्ट्रक्चरिंग में? एनी डाउट इन स्ट्रक्चरिंग? हाँ जी. नहीं, चार्ट बना लो. हाँ ये क्वेश्चन चार्ट बना के एड्रेस कर दो. कितना 10 मार्कर है? 15 मार्कर है. नाउ दिस इज अ 15 मार्कर. नाउ यू हैव टू सी कि हाउ यू हैव टू यूटिलाइज द स्पेस. अगर आप पहले इंडिया के लिखने जाओगे, मान लो आपको 5 पॉइंट भी इंडिया के पता है और लेट से फ्रांस का तो पता ही नहीं होगा, हवा ही नहीं होगी इस क्वेश्चन में, तो हमें उसका थोड़ा रिवर्स लिखना होगा. सीइंग विद रिस्पेक्ट टू द डेमोक्रेसी. आपके पास इसके भी 5 पॉइंट हैं, तो आपने यहाँ से इंट्रो शुरू करा, पहले पेज पे इंडिया के 5 पॉइंट आ गए, यहाँ पे इसके 5 पॉइंट आ गए, आंसर तो यही खत्म हो जाएगा. हाँ वो भी कर सकते हो, बट अगर ऐसा, पर लेट्स से दिस इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन. इसमें एक काम करो, इसको यूटिलाइज कर लो चार्ट बनाने में, पेजेस को. लेट्स से यू हैव टू फुलफिल 3 पेजेस. तो यहां पे सिर्फ 2 पॉइंट ही लिखो. इतना चार्ट बना लो, यहां पे लिखो जो भी आपका थीम है. थीम इंडिया एंड फ्रांस, मतलब लाइन खींच के. अपॉइंटमेंट, ठीक है. फंक्शन, तो इतनी चीज तो आपकी अपॉइंटमेंट और फंक्शन ही कैरी फॉरवर्ड कर लेगा. और उसके बाद यू हैव 2 बॉक्सेस टू राइट. तो यहां तक अगर आपके पास 5 पॉइंट भी हैं तो 2 पेज कवर हो जाएंगे. एंड देन फाइनली आप वे फॉरवर्ड या कंक्लूजन से एंड कर सकते हो. हाँ जी, ओनली इलेक्शन प्रोसेस. Actual exam, let's say India का exam, जी जी जी. जैसा आपने बोला हमारी होगी कि भाई नहीं होगी यार, किसी को भी नहीं होगी. ऊपर से पता होगा कि हाँ. उनके पास पावर ज्यादा है हमारे पास. जी तो हाउ डू वी, और ऐसे क्वेश्चन हर साल 1-2 तो दिखते हैं. जी जी जी. तो आपको फाउंड करना है. हाँ, हाँ, Let's say हाँ, हाँ. this question actually appears in your exam. जी. Would it be more wise to focus more on the Indian side and हाँ. then just say that the This is not there. हाँ, whatever you know. that is not there. So mainly Indian focus, just hoping for 3 marks or something. हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही है. ये बाउंसर था. हाँ ट्रू, दिस वाज अ बाउंसर. यू डोंट कंपेयर दीज थिंग्स. चलिए. राइट of movement and residence throughout the territory of India are freely available to Indian citizens, but these rights are not absolute. Comment. 19(1)(d) की क्या पूछ रहा है? हाँ, अगर तो देखो 2 इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं. अगर किसी को लगे कि 19(1) क्लॉज सब क्लॉज डी की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पूछ रहा है ना, तो अगर तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस याद हैं, उसकी वजह से 2 ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में से पहली लिख के उसके पॉइंट लिख दो, व्हाई इट इज जस्टिफाइड, और दूसरी लिख के उसके 4 पॉइंट लिख दो. अगर नहीं भी याद आ रहा तो फिर जनरल पॉइंट्स लिख दो. हाँ, इनर लाइन परमिट हो गया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट हो गया, वो मेघालय सिक्योरिटी ऑफ रेजिडेंट्स एक्ट, और लद्दाख में पास की रिक्वायरमेंट होती है. ट्रू. सर इसमें ये पॉइंट भी डाल सकते हैं कि जो उनकी काउंसिल होती है, उनसे भी कुछ टैक्स वगैरह भी. हाँ जी, जो ऑटोनोमस काउंसिल उनकी बनी हुई है नॉर्थ ईस्ट पर, तो उसमें आ सकती है पॉइंट. कैसे? उनसे भी अगर पूछे कोई लॉ वगैरह वहां पे नहीं होते. ये तो मूवमेंट की बात कर रहे हैं यार, राइट टू मूवमेंट की बात कर रहे हैं. कंटेक्स्ट इसका क्या दोगे? इसका इंट्रोडक्शन क्या दोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है. 19 clause 1 clause D has been put up with certain reasonable restrictions.
वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। हाँ, तो ये कोविड के कंटेक्स्ट में देना था इसका। हाँ, कोविड कुड आल्सो हैव बीन द कंटेक्स्ट ऑफ इट, क्योंकि 2021 का क्वेश्चन है। केस का भी डाल सकते हैं, हर सिंह केस का भी मूवमेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मूवमेंट विदाउट, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस। हाँ वो रीजनेबल होना चाहिए, इससे दे सकते हो। अच्छा, हाउ विल यू एंड दिस आंसर? ठीक है, केस याद हो तो फिर तो बढ़िया बात हो जाएगी, बट हाउ विल यू एंड दिस? कैसे एंडिंग होगा इसका? वे फॉरवर्ड होगा? बस, perfect introduction. Fundamental rights, the design of fundamental rights in the Indian Constitution is not absolute in nature. They come up with certain reasonable restrictions. Bas. The most significant achievement of modern law in India is the constitutionalization of environmental problems by the Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case laws. ठीक है, ठीक है। वो एमसी मेहता ही था। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, अगर नहीं भी है तो हाँ है। ठीक है, ठीक है। हाँ, गोदावर्मन कर सकते हो। गोदावर्मन, एक वो थिरुमलपड़ केस भी था, वही है ना, थिरुमन गोदा। हाँ हाँ, फायर क्रैकर्स के लिए गाइडलाइंस हो सकती हैं। सर ने वो भी कोर्ट एनवायरनमेंट को लेके कोर्ट करा था, वो डाल देंगे इसमें। कौन सा? अभी गंगा को लीगल एंटिटी माना था। हाँ, वो भी मान सकते हो, सब मान सकते हो। हाँ हाँ, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, प्रोटेक्ट करो। हाँ, सब डाल सकते हो, ठीक है। देखो, ये भी क्वेश्चन बाउंसर ही है। हाँ, दिस ये यू कैन नॉट रिमेम्बर, आप सिर्फ आपको याद है ये। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें याद थे या ऐसे ही चला है? और ये बाकी वाले नहीं होंगे यार। हाँ, नहीं लिखना भी ऐसे यार। देखो, सब ह्यूमंस हैं वो, एक से अगर मैं मान लो ये भी जो आपके मेंटर हैं अभी, है ना, तो ही इज तो केटरिंग यू, उसको तो टाइम भी नहीं मिल रहा, तो उसको भी लिखना है। व्हाट ही विल बी डूइंग, वो यही करेंगे, सब यही करेंगे। बस कौन बेहतर तरीके से वहां पे ये कर देता है, प्रेजेंटेशन कर देता है, एंड ही डज नॉट फियर, ठीक है, दैट पर्सन विल सक्सीड। एनवायरनमेंट के, हाँ जी, तो फिर इसमें ये भी डाल सकते हैं कि इंदिरा गांधी जब वहां गई थी तब एनवायरनमेंट पे फोकस आया था और हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड हुआ था, उसके पहले था भी नहीं। सो हम स्टार्ट वहां से भी कर सकते हैं, 48 डे से कर सकते हैं, 51 ड्यूटी से कर सकते हैं। ठीक है यार, कर सकते हो, गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार ये। Though Human Rights Commission have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyzing their structural and practical limitations suggest remedial measures. ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, ये दिस विल कम अंडर इंट्रोडक्शन। बॉडी, इट इज अ टूथलेस टाइगर, वो तो उसका सिंथेसिस हो गया। यू कैन डिवाइड दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन राइट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। विमेन में लिख दो, चिल्ड्रन में लिख दो, नहीं इसका डिफरेंशिएशन करने नहीं जाएंगे। स्ट्रक्चरल में अगर करने जाना भी है, लेट से मुझे पता है तो मैं स्ट्रक्चरल कर दूंगा वहां पे। स्ट्रक्चरल वुड बी कि इसकी कॉम्पोजिशन में क्या प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल वुड बी कि इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाना चाहिए। स्ट्रक्चरल वुड बी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है जो वी आर सिग्नेटरी टू इट, बाकी जितने भी हैं उनके पास ये बॉडी सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड दे हैव मोर पावर्स, तो हमारे पास नहीं है, तो वी कैन डू इट। अगर नहीं आता तो तुम जनरल भी कर सकते हो यार।
हाँ कुछ याद नहीं है तो डायरेक्टली हाँ जी हम रेफ्यूजीज से भी कर सकते हैं, रेफ्यूजीज आए हैं उनकी ह्यूमन राइट्स। बट अगर हम ऐसा इंट्रोडक्शन करेंगे तो इसका काउंटर पॉइंट पता है क्या बन जाएगा कि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी टू यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अगर स्टार्ट ही ह्यूमन कन्वेंशन से करें, ह्यूमन राइट्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस कन्वेंशन एंड हैव बीन कम इनटू क्वेश्चन इन रीसेंट टाइम्स ड्यू टू द रेफ्यूजी क्राइसिस। हाँ कर सकते हो जस्ट सेइंग कि ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट बट देखो पहले इन्होंने बोला कि रिफ्यूजी से शुरू कर देंगे, मैंने बोला नहीं, देन ही जस्टिफाइड इट, है ना, कि इट हैज कम इनटू क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस। बस हम सिर्फ कंटेक्स्ट बताना चाह रहे हैं, वी आर नॉट सेइंग दैट कि इट इज वायलेटिंग कि वी हम रिफ्यूजीज को आने नहीं दे रहे तो हमारे ह्यूमन राइट्स वाले नेगेटिव नहीं शो करना कभी भी। हाँ 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 जी ठीक है, इन कंटेक्स्ट बिकॉज ऑफ दिस। नहीं, माइटी एंड पावरफुल का अगर यू नो दिस कंटेक्स्ट, देयर आर टू वर्ड्स, वन इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का अपोजिट होता है सोशल मोरालिटी या सोशल मेजॉरिटेरियनिज्म, ये दो शब्द होते हैं। बाय पावरफुल माइटी से वो ये कहना चाह रहा है कि भाई इट इज स्टिल अंडर द हैंड्स ऑफ सोशल मेजॉरिटेरियनिज्म। For example, human rights, one of the basic human rights is ensuring the rights of the third gender. तो यहाँ पे जो हमने वो डिबेट करा था कि पहले इट वाज क्रिमिनलाइज्ड, फिर इट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड, फिर रिक्रिमिनलाइज्ड, फिर डीक्रिमिनलाइज्ड। वो जो रिक्रिमिनलाइजेशन हो रही थी, व्हाई इट वाज बिकॉज ऑफ द पावरफुल एंड माइटी। Powerful and mighty here doesn't mean few people of the country. Powerful and mighty means the societal mindset. That is social majoritarianism. वो कहना चाह रहा है यहाँ पे। we need to mention this success story. I mean, the statement says contributed immensely to the protection of human rights. After introduction, making ये कंटेक्स्ट सेट करना चाह रहा है। हाँ, अगर आपको 2 या 3 पॉइंट पता है कि भाई एनएचआरसी की ये अचीवमेंट्स हैं, सो यू कैन मेक अ चार्ट ऑफ इट, टैबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दो कि ये इसकी अचीवमेंट्स हैं एनएचआरसी की। वेरी मिनिमल। हाँ देखो ये भी दो तरह के क्वेश्चन होते हैं विच आर टू वर्डेड, टू लाइंस क्वेश्चंस, है ना। पहला विल बी वेरी शॉर्ट, व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, एंड देन द अदर पार्ट विल स्टार्ट। इसमें ट्राई कि यार आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो जाए, एंड फर्स्ट पार्ट को जैसे मान लो बोल दे कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन इट शुड से दैट इंडियन जुडिशरी हैज इमेंसली हेल्प इट एग्जामिन। तो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लाइन या 3 लाइनों में ट्रांसफॉर्मेटिव को डिफाइन कर दो, एंड देन उसको जस्टिफाई करने के लिए मेक एन डायग्राम ऑफ इट, जहां पे तुम केस लॉज दे पाओ, या where you can give any justification with respect to transformative constitution। ये मान एक तरह के क्वेश्चन हो गए। दूसरे क्वेश्चन ये होते हैं जहां पे यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, there is a full stop, there the main demand, or you can say the 85% demand of the question is this only, but this line has to be somewhat addressed in a specific manner in light of this statement। इसके context में you have to give this answer। now how to modify that, आप कोशिश ये करो कि जब आप इस वाले मेन डिमांड को लिखना शुरू करते हो तो क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन इन दोनों की लिंकेज से बन जाए, इंट्रोडक्शन इन दोनों की लिंकेज से बन जाए, ठीक है। सो दैट वुड सफाइस। कहां पे है? Though the Human Rights Commission have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful। ठीक है, तो you can tell what is Human Rights Commission, and they can, and then you can counter it by the time and again it has been brought into question because of the social या societal majoritarianism। Example, Suresh Kumar Kaushal case। यार ये तो कीवर्ड है, सोशल मेजॉरिटेरियनिज्म। सुरेश कुमार कौशल केस, ठीक है। लेट मी गिव यू अनदर इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अच्छा देखो, जब आप वो करते हो ना, क्या बोलते हैं, ये ट्रांसजेंडर में आते हैं, ट्रांसजेंडर में 3 जजमेंट्स आती हैं, सुरेश कुमार कौशल केस, एंड देन वी हैव दिस नवतेज सिंह जौहर, एंड थर्ड इज नालसा जजमेंट। ये 3 ही है, तो फेमस है। किस किस को सुरेश कुमार कौशल नहीं पता था? तुम लोग सुरेश कुमार कौशल, ये तो फेमस केस है बाबा।
चलो ठीक है, कुछ ऐसा सोचो दिमाग में जहां पे सरकार ने कोई ऐसी चीज करी विच हैज रिवर्स्ड द अच्छा ट्रेंड, जो अच्छी चीज चल रही थी, गवर्नमेंट हैज नाउ रिवर्स्ड इट। कोई भी ऐसी चीज सोचो। देखो अब अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि यार इज इंडियन गवर्नमेंट डूइंग गुड, यू विल बी लाइक नो इट इज नॉट डूइंग गुड। तो मैं यही पूछ रहा हूं कहां पे नॉट डूइंग गुड। हाँ ठीक है, दे दो कंटेक्स्ट, दे दो, ये भी हो सकता है। या यू कैन थिंक दिस ऑल्सो। एक सेकेंड, इसको ऐसा सोचो, विच आर द थिंग्स विच हैव नॉट बीन इम्प्रूव्ड अभी तक। हाँ, कास्ट सिस्टम बोल सकते हो। हाँ, मत डराओ यार इनको। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे लगा मैंने तुम्हें खोबरा गेड़े भी नहीं बताया, ये लोग फिर। हाँ तो जी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। नाउ थिंकिंग पॉइंट हैज टू बी कि हमें कंटेक्स्ट देना है। कंटेक्स्ट में वो चीज सोच लो जो ह्यूमन राइट्स को 1993 से आइडियली करेक्ट कर देनी चाहिए थी, बट उसको अभी तक कर नहीं पाया। द इल इफेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। SC/ST एक्ट में भी जो चेंजेस करे थे सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी क्रिटिसाइज करा। यार ऐसी तुम लोग ना यहाँ तो मतलब बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को टच कर देते हो। SC/ST एक्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कुछ, तो दैट वाज एक्सट्रीम व्हिच वाज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। अब लेट्स से वन ऑफ द एक्ट इज SC/ST एक्ट सेज दैट इफ समवन इज ब्लेमिंग यू just on the basis of what I am saying, let's say that I belong to SC/ST community and I say that someone has spoken derogatory word. Now there is no proof that person has done it or not. When I file the case, immediately it is a non-bailable offense, it is a cognizable offense. Police will take you, the entire burden will lie on the other person to prove that I have not said it. It is against the principles of natural justice. हाँ, मॉब लिंचिंग दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो यार, कास्ट सिस्टम है ना आपके पास, इतना ब्रॉड पॉइंट दे दिया। तो सर इसमें फिर यूएपीए भी आ जाएगा, टीएसए भी आ सकता है, दे सकते हो भाई, आ सकता है यार, मैं कब बोल रहा हूँ नहीं आ सकता है। देखो आने को सब कुछ आ सकता है, बट जब पेपर लिख रहे होगे ना तब आना चाहिए बस। हाँ 30 सेकंड्स में क्लिक जब हो रहा है वो चीज क्लिक हो रही है जो न्यूज़पेपर में सीधा पढ़ना है, तो अच्छी बात है, वैसे रिवाइज कर लीजिए। जी मेरा पॉइंट था तुम्हें थिंकिंग पॉइंट देना, कैसे सोचना है। अब जितने पॉइंट होंगे तुम सब लिख कर सकते हो, चाहे 2 पन्ने उसी से भर देना। चलो ये सिर्फ पॉलिटी में है, तो बाद में इकोनॉमी वगैरह कैसे लिखोगे, इकोनॉमी लिखना है, हिस्ट्री लिखना है। चलिए, Parliament's power to amend the constitution is limited and it cannot be enlarged into absolute power. अच्छा यहाँ पे थे 2021 constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded in essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of judicial decisions. अच्छा एक ट्रेंड नोटिस कर, अभी तक हम सिर्फ 3 ही साल पीछे गए हैं। There has been 3 to 4 questions जो सिर्फ आर्टिकल 21 के केस लॉज के ऊपर ही है ना। So rather than doing anything in fundamental rights, हर एक फेसेट के, environmental फेसेट को डिवाइड कर लो, सोसाइटल फेसेट को डिवाइड कर दो, विमेन फेसेट को डिवाइड कर लो, चिल्ड्रन के बारे में पूछ लेगा, सीनियर सिटीजन के बारे में पूछ लेगा, तो हर एक के 2-2 3-3 केस लॉज रट लो इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस ट्रेंड। तो ठीक है, फिर वही क्वेश्चन है। चलो आगे, judicial systems in India and UK seem to be converging as well as diverging in recent times. Highlight the key points of convergence and divergence between the two nations in terms of their judicial practices. क्या क्वेश्चन है ये बताओ? कंपैरिजन ऑफ यूके एंड इंडिया। कौन सा क्वेश्चन है? वही जो उसने बाद में पूछा, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी का क्वेश्चन है। एंटायर पॉइंट्स विल बी सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है। वहां पे अगर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है
तो वो हमने जो भी डिफाइन करना था कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, वो सारे पॉइंट्स की जस्टिफिकेशन वही आनी थी कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट बट इट इज नॉट सुप्रीम इन नेचर. जुडिशरी कैन रिव्यू द लेजिस्लेटिव एक्ट, एग्जीक्यूटिव एक्शंस, बट नॉट द लेजिस्लेटिव. तो वही पॉइंट सारे यहाँ पे आ जाने थे. इट वाज अ रिपीटेड क्वेश्चन. हाँ, चलिए. Parliament's power to amend the constitution is limited and cannot be enlarged into absolute power. In the light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of the Constitution by expending its amending power. हाँ जी, ठीक है. हाँ, एक इसमें बस ये कंटेक्स्ट ऐड करना था कि बेसिक स्ट्रक्चर जब उन्होंने डिक्लेयर करा तो 1976 42nd अमेंडमेंट ने बोला कि पार्लियामेंट हैज व्हाट, अनलिमिटेड पावर टू अमेंड. उसको आके चेंज कर दिया मिनर्वा मिल्स केस में. दिस वाज द इनिशिएशन पॉइंट. उसके बाद तुम्हें जो भी चीज याद आ रही है कि फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, उसके साथ जो भी एसोसिएटेड केस हैं उससे इसका सारा आंसर बन जाना. बस बेसिक पॉइंट इस क्वेश्चन में जो डिबेट था कि भाई जुडिशरी ने ये बेसिक स्ट्रक्चर सेट करा है, पार्लियामेंट को पावर दी गई है अमेंड करने की, क्या वो अमेंडिंग पावर से ये कर सकती है या नहीं. तो वी जस्ट हैव टू जस्टिफाई कि हाँ ऐसा जो आप पूछ रहे हो वो पहले हो चुका है. हाँ, एवोल्यूशन को 1973 से स्टार्ट कर लेना था बस. 1973 42nd में दे सेड इट हैज अनलिमिटेड पावर. देन अगेन मिनर्वा मिल्स में सेड नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर विल बी सुप्रीम. देन यू कुड हैव एक्सपैंड दिस क्वेश्चन. कहां विद केस लॉस. इतना ही था बस. चलो, व्हाट कैन फ्रांस लर्न फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस अप्रोच टू सेक्युलरिज्म. मेन थीम क्या था? Negative and positive. This question was with respect to difference between Indian model of secularism and Western model of secularism. तो फ्रांस फॉलोज वेस्टर्न सेक्युलरिज्म. पहला बॉडी का पार्ट आ जाता सेक्युलरिज्म इन फ्रांस. जो 3 पॉइंट या 4 पॉइंट पता है वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के, वो आ जाते हैं. देन सेकंड वुड बी सेक्युलरिज्म इन इंडिया. इंडिया के सेक्युलरिज्म के पॉइंट्स आ जाते. एंड देन व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम इंडिया. सेपरेट नहीं रिलीजन से स्टार्ट करके सेक्युलरिज्म की एक कॉमन डेफिनेशन ना सेक्युलरिज्म. ठीक है, ठीक. सर कंक्लूजन में गांधी जी का कोट आ सकता है ना, लीडर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स. कोट से शुरू मत करो. हाँ, एंड में. हाँ, एंड कर सकते हो. ठीक है. इंट्रोडक्शन क्या दोगे इसका? मैं तो लिखा था प्रीएम्बल डिफाइंस इंडिया एज सेक्युलर एंड देन आर्टिकल 25 26 आल्सो गारंटी ऑफ. पर वो फिर कंपेयर एंड कंट्रास्ट का क्वेश्चन है. हाँ, वो चल सकता है, ये भी चल सकता है, बट हाँ सेक्युलरिज्म पे सबरीमाला वाले. हाँ, सेक्युलरिज्म को डिफाइन कर देते. बोथ कंट्रीज फॉलो इट, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द बोथ. देन यू कुड हैव स्टार्टेड इट. जजमेंट आपको, हमें फ्रेंच कोर्ट की पता नहीं होगी अपनी तो पता इंडिया वाले से करने नहीं, फिर वो इंडिया स्पेसिफिक बन जाएगा यार. देन इट विल बी इंडिया स्पेसिफिक इन नेचर. वो फ्रांस वालों ने वो हिजाब बुर्का बैन कर दिया था, इस वजह से न्यूज में था. हाँ, उस कंटेक्स्ट से भी कर सकते हो. अच्छा, अगला है इंडिया एंड यूएस आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज. बेसिक टेनेट्स ऑन व्हिच द पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड. हाँ जी, बहुत पॉइंट्स हैं इसमें. टॉप नॉच से शुरू कर लो. डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन प्रेसिडेंट एंड यूएस प्रेसिडेंट. डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट एंड यूएस पार्लियामेंट. देन डिफरेंस बिटवीन यूएस जुडिशरी एंड वो इंडियन जुडिशरी. देन मूविंग फॉरवर्ड टू द अरेंजमेंट ऑफ स्टेट्स. तो इस क्वेश्चन को तो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज ही चला सकते थे. पार्ट 1 में डिफरेंसेस क्या होते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज में, है ना. इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाला, वहां पे 1 स्टेट 2 सीट्स, यहाँ पे अनइक्वल. सेकंड सिटीजनशिप पे आ जाओ. सिंगल सिटीजनशिप, डुअल सिटीजनशिप. थर्ड फंडामेंटल राइट्स में कोई डिफरेंस नहीं बनेगा. देन यूनियन 5 विल बी पार्ट 5 विल बी यूनियन एग्जीक्यूटिव. देन इट विल बी यूनियन लेजिस्लेचर. देन इट विल बी यूनियन जुडिशरी. ऐसे डील हो सकता है जी.
सेड कि दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा नहीं है। सेकेंड पार्ट इज दोनों में कॉमन क्या है, कितने नंबर क्वेश्चन है ये, कर सकते हो। हाँ वो कर सकते हो, 15 मार्कर है, यू कैन डू इट। मैं जो स्ट्रक्चर बनाया था, इट वाज लाइक स्टार्टिंग में प्रेसिडेंशियल एंड पीएम को कंपेयर करते हुए, सो दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। एंड सेकंड पार्ट में टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो इसमें बेसिक टेनेट्स जो हम में और उनमें कॉमन है। ठीक है, हाँ 15 मार्कर है, कर सकते हो आप। इफ चलेगा चलेगा जी। Under the what circumstances can the financial emergency be proclaimed by the President of India? What consequences? Direct question है तो। हाँ 360 से। Examine the scope of FR in the light of latest judgment of Supreme Court on right to privacy. 21 जितने facets निकलते थे। Discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances? यार मैंने तुम लोगों को प्रेम्बल करवाया, प्रेम्बल नहीं करा? अच्छा, प्रेम्बल में जो कीवर्ड्स अटैच है, चलो अभी जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो लेट्स टॉक अबाउट सोवरेनिटी फर्स्ट। सोवरेनिटी मतलब होता है इंडिपेंडेंट इन इट्स एक्सटर्नल डिसीजन मेकिंग एंड इंटरनल डिसीजन मेकिंग। सेकेंड एस्पेक्ट इज व्हाई इंडिया इज नॉट सॉवरेन इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। क्यों क्वेश्चन में आया ये? Wonderful. 1991 globalization, interconnected world, we need to adhere to the global norms also. But then counterpart, why are we still sovereign? हाँ जी, सबसे हाँ लॉजिकली चलो 2015 से कि कहाँ इंडिया पहले क्या करता था, इट यूज्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश डिक्टेट्स, बट नाउ वी आर लीडिंग द वर्ल्ड फोरम्स। उसमें यू कैन कोट इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यू कैन कोट ओसोवॉग, you can quote CDRI, Coalition on Disaster Resilience Infrastructure। उसके बाद दूसरे लेवल पे आ जाओ कि हाँ CAA में जो मैंने एमिकस क्यूरी वाली एग्जांपल बताई थी वो आ सकती है कि यू हैव नो राइट टू डू इट। तीसरा एग्जांपल कोरोनिविया का दे सकते हो कि COP27 इजिप्ट में कोरोनिविया अग्रीमेंट वाज साइन ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया के एग्रीकल्चर में मीथेन एमिशंस कम करने की डिमांड हो रही थी, इंडिया सेड वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, कोरोनिविया एग्जांपल दे सकते हो। अगला एग्जांपल यू कैन गिव आरसेप, RCEP was affecting our dairy industry, we chose not to enter it. So all these are examples of हाँ sovereignty। दूसरा एस्पेक्ट आ गया सोशलिज्म का। हाँ इंट्रोड्यूस DPSP से कर सकते हो। कमिंग फॉरवर्ड कि हम सोशलिज्म, व्हाई इंडिया इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री, व्हाई इट हैज बीन ब्रॉट इनटू क्वेश्चन। हाँ वंडरफुल। तो यू कैन गिव एग्जांपल, इनइक्वालिटीज बढ़ रही हैं, उसमें ऑक्सफैम रिपोर्ट को कोट कर दो, 1% ऑफ इंडियंस होल्डिंग 70% ऑफ द वेल्थ। इसके रिपरकशंस क्या हो रहे हैं? सिविल टेंशंस इन द सोसाइटी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, डिमांड, हाँ अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी हाई। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इंडिया इज नॉट अ सोशलिस्ट बट स्टिल इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। एग्जांपल DPSPs, MG नरेगा, PM किसान, सबसे हाँ PDS सिस्टम, ये सब एग्जांपल्स आ जाएंगे। जस्टिफिकेशन कोई डाउट किसी को? चलो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। हाँ सेक्युलरिज्म में आर्टिकल 25 से आप स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। कहां से? एक कमेटी बनी थी यार, क्या नाम था उसका? यार बहुत फेमस कमेटी है विद रिस्पेक्ट टू मुस्लिम्स, सच्चर कमेटी रिपोर्ट। हाँ सच्चर कमेटी रिपोर्ट। तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला है कि स्टिल द मुस्लिम्स में हमें पॉवर्टी ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट दे सकते हो। देन व्हाट विल बी द अदर एस्पेक्ट? इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर। हाँ जी, दैट इज इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना मुझे, हाँ एंटी कन्वर्जन लॉस का एग्जांपल दे सकते हो। अच्छा डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी नहीं, दैट इज इन टर्म्स विद इंडियन सेक्युलरिज्म। यही मैं बताना चाह रहा हूँ
कि मान लो अगर तुम लोगों को इस बार क्वेश्चन आता है कि इंडियन फेडरलिज्म और उसको लिंक कर देता है आर्टिकल 3 के साथ, जस्टिफाई दैट आर्टिकल 3 इज अ नॉन फेडरल फीचर, तो you have to go to the counterpart. Article 3 is not a non-federal feature. Why? Because if we talk about federalism, so federalism has two sort of divisions. One is your symmetric federalism, second is your asymmetric federalism. Now symmetric federalism में जितने भी components हैं, whether we talk about center, whether we talk about the states, सबके पास equal power होती है, right? But in asymmetric federalism, center can have, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए डायग्राम भी एक ड्रॉ कर लो। सबसे पहले सेंटर्स पावर इज नॉट इक्वल टू द पावर ऑफ स्टेट्स, देन देयर आर टू स्टेट्स विद स्पेशल कैटेगरी एंड नॉर्मल स्टेट्स, इनकी पावर भी बराबर नहीं है ना। देन वी टॉक अबाउट स्टेट्स, या इसमें रुको सबसे पहले सेंटर्स पावर इज नॉट इक्वल टू द पावर ऑफ स्टेट्स। States maybe we have two divisions, one is your states, other is your union territories. Talking about states also, we have states with special category status and then we have normal states, inki power is not equal. UTs maybe we have normal UTs and then we have UTs with the legislature. So this diagram you can draw for asymmetric federalism. Now अपना मॉडल कौन सा है? Asymmetric federalism. Now if our model is asymmetric federalism, then how Article 3 goes against Indian federalism? Hence, Article 3 of the Indian Constitution is not a non-federal feature. It is not a non-federal feature. Clear? It is talking like कि भाई non-veg food is not good for a person. हम ये बात कर रहे हैं कि नॉन वेज फूड इज नॉट गुड फॉर अ पर्सन, एंड हियर वी आर एज्यूमिंग दैट जितने भी पर्सन्स हैं वर्ल्ड में दे विल बी वेजिटेरियंस ओनली। इंडिया इज अ, लेट्स हाइपोथेटिकली, ठीक है, इंडिया इज अ, इसको रिवर्स कर लो यार, वायरल ना हो, वेज फूड इज गुड फॉर अ पर्सन, तो नाउ व्हाट वी आर एज्यूमिंग इज एवरी पर्सन इज अ नॉन वेजिटेरियन ओनली। नाउ इंडिया लेट्स से इज अ, छोड़ो यार तुम, आई डोंट वांट टू गिव एनी वो कमेंट, बाद में वायरल हो जाएगा। समझ गए ना भावना को? बस ठीक है, भावना ही समझो। चलो, तो इंडिया इज अ कंट्री विद असिमेट्रिक फेडरलिज्म, हेंस अगर आर्टिकल 3 बायस्ड है भी विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट, तो अपना तो वो फेडरल फीचर ही है, तो इसको जस्टिफाई कराना। हाँ अपना चलेगा, हाँ दैट इज, जी 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 जी। चलो उसके बाद, हाँ डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक में से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले प्रिंसिपल से आप या इलेक्शन से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। डेमोक्रेसी का बिगेस्ट वो इज इलेक्शंस। पार्लियामेंट का क्वेश्चन आए तो 75 क्लॉज 3 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड, हाउ इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेसी, कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। सेकंड, आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दिया जा रहा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को कोट कर सकते हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को कोट कर सकते हो, जितने भी हमने एग्जांपल्स करी थी उनको पकड़ा जा रहा है, जर्नलिस्ट को, इन सबको, तो वो सबको कोट कर सकते हो, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कोट कर सकते हो यहाँ पे अगर स्टैट्स याद है तो। देन हाउ इंडिया इज अ डेमोक्रेसी में इलेक्शंस आ सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन आ सकता है, देन फंडामेंटल राइट्स आ सकती हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, डेमोक्रेसी का कोई भी क्वेश्चन आपका हो एफआर के बिना जाना नहीं चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के बिना जाना नहीं चाहिए। आई विल टेल यू वन थिंग, एक अगर डायग्राम भी बनानी तो बना लो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मींस योर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, एंड रूल ऑफ लॉ इज लिमिटेड गवर्नमेंट। इतनी बात अग्री करते हो सारे? दिस डायग्राम गोज नाउ, there are lot of provisions in the Indian constitution, lot of provisions, but only one provision which limits the power of the government is fundamental rights only, और बाकी सब provisions constitution में government को enable ही करती हैं कि आप कुछ ना कुछ करो, only this thing is limiting it. Now if I say that कि मुझे constitutionalism चाहिए, है ना, and constitutionalism सब सिर्फ कब आ सकता है? fundamental rights में, and people will have fundamental rights where? only in a democracy,
where it is a rule of people. तो ये डायग्राम कैसे ना कैसे अगर कोई स्टैटिक का क्वेश्चन आता है तो यू कैन ड्रॉ इट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वगैरह का. जैसे मान फंडामेंटल राइट्स सिर्फ नहीं, यहाँ पे देर इज नेसेसरी रिलेशन अप टिल हियर, दिस इज नॉट अ नेसेसरी रिलेशन. हाँ, दिस विल हेल्प टू सस्टेन इट. हाँ, यहाँ पे कोई नेसेसरी रिलेशन नहीं है. चलो ठीक है यार. ऊपर वालों में यू पीपल सी इफ यू फील एनी कंफ्यूजन इन एनी क्वेश्चन एंड आई डिस्कस द स्ट्रक्चर. देख लो. तो वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 15 क्वेश्चंस, 15 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. 2 या 3 ही रिपीटेड थीम्स हैं. कोई अतरंगी क्वेश्चन है नहीं है कि जिसका अलग से बने कि इसका स्ट्रक्चर कैसे सेट करेंगे. टोल्ड यू नो. तो टेस्ट सीरीज में जो आपको पूछे जा रहे हैं ये रोज क्वेश्चंस, दे आर मेड अ बिट डिफिकल्ट टू टेस्ट यू आउट, है ना. बट यहाँ पे दे आर वेरी सिंपल इन नेचर. कुछ अतरंगी चीज नहीं पूछ रहा वो, सिंपल स्ट्रक्चर आएगा उनका, क्लियर कट लिखना है बस. सी जिसका स्ट्रक्चर नहीं आ रहा यू कैन आस्क मी. बाकी फाइल में भी स्क्रॉल कर लो यार. कल यू हैव द टेस्ट ऑफ ऑप्शनल. क्वेश्चन नंबर कितना है बताइए. 2015 का 5th क्वेश्चन. डिस्कस द फैक्टर्स इनहिबिटिंग. हाँ ठीक है जी. हाँ जी. इसमें मैंने जो फ्लो चार्ट बनाया था, हाँ. मेनली की डिमांड क्यों है शॉर्ट में, एंड देन मेन फोकस वाज ऑन द नेगेटिव्स एंड इश्यूज इन इंप्लीमेंटेशन. डिमांड वैसे इज दैट राइट या फैक्टर्स इनहिबिटिंग के बारे में सिर्फ उसने इतना ही पूछा है ना. कितने नंबर क्वेश्चन है ये. 12.5 नंबर. चलो ठीक है. ऑन द नेगेटिव्स क्यों नहीं होना चाहिए एंड द इंप्लीमेंटेशन इश्यूज ऑन द फोकस्ड. ठीक है. 1 मिनट में मेक अ स्ट्रक्चर. इंट्रोडक्शन अगर मुझे इसकी आती तो आई वुड हैव डिफाइंड यूसीसी, है ना. उसका हवाला देके लिख देता. देन अगर इट्स अ 12.5 मार्कर, 10 मार्कर होता तो मैं ये वाला बॉडी पार्ट नहीं लिखता. ठीक है. देन आई वुड हैव गॉन फॉर नीड फॉर यूसीसी. हाँ, अगर ये फ्लो चार्ट में भी बना सकते हो तो तब भी ठीक है, नो प्रॉब्लम इन दैट. गुड. नीड फॉर यूसीसी. नेगेटिव्स नहीं, नेगेटिव्स मतलब जो हमने लिखा था चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन. हाँ 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 हाँ. नेगेटिव्स और चैलेंजेस में डिफरेंस है. चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन में वो एक्सेप्टेबिलिटी वाला एस्पेक्ट आ जाएगा. नेगेटिव्स में वो सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाएगा, वो एस्पेक्ट आ जाएगा. तो देन वी हैव गॉन विद चैलेंजेस विद इंप्लीमेंटेशन, एंड देन फाइनली द थर्ड पार्ट वुड हैव बीन वे फॉरवर्ड. कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए. बस खत्म आंसर. मैं नेगेटिव्स में वो लिख रहा था जो केसेस हमने लिखे थे ना, these cases already exist so it's not needed. बस वो ऐसा मेंशन किया था. किस में. नेगेटिव्स में इसके. हां, जो हमने हेडिंग क्या दोगे. दैट विल मैटर. मैं उसी में ले रहा था कि ऑलरेडी प्रोविजंस एग्जिस्ट सो इट्स नॉट नीडेड एज वेल. फिर वो आप वे फॉरवर्ड में लिखते हैं. हां, वही बोल रहा हूं. वे फॉरवर्ड में लिखा ना. हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा. बिकॉज़ नेगेटिव का पॉइंट था वो. चलेगा. क्लियर. कुछ आ रहा था कि ऐसा और कुछ लिखना था इसमें. हाँ जी. अरे नहीं, whatever perspective, my only objective is that you should be clear with structure writing, answer structuring. Everyone, in fact. So I'm asking very genuinely, not in that way, honestly. It's clear, no? Still, if you are, मतलब if you are thinking that कि यहाँ पे negatives आना था या नहीं आया था, कुछ भी हो, you can ask me. जी. जी. I used to write very specific intro. As you said, it become general. I mean, a very generic. Now, as you told, broad theme of the question जी. should contain the factual part, like cases and. जी जी जी. So what was your introduction before? That has to be linked with the broad theme.
perfect introduction will be made, है ना. जैसे you were writing 356, link it with federalism, a perfect introduction. जी. Statement, question statement just need to be touched, not explained. नहीं, not explained. First part. Yeah, हाँ. generally I used to do that. नहीं. I used to give out of 3 pages, 1 page goes to the statement explanation, and this 2 part remaining 2 pages goes to the whatever asked. नहीं. First part is just in the context, and try in a maximum way कि जो आपकी second part है when you are addressing, उसकी जो भी आप body के connectors लिख रहे हो, whatever connectors you are writing, that should be inspired from the first line only. अगर आए, क्योंकि because we have to tell in this light, which light, that light, तो that light should be major part of your connector also. हाँ, उसी से. हाँ कि भाई हाँ इसने डिमांड एड्रेस करी है. चलिए, हाँ देखिए और देख लो क्वेश्चन कोई भी, फिर खत्म ही करते हैं आज जाके. यू रिवाइज एंटायर पॉलिटी. यार मुझे तो यही इन्फॉर्मेशन था कल है यार टेस्ट. यू पीपल आर सेइंग ठीक है यार. आई विल टॉक. हाँ जी, खाप पंचायत वाला क्वेश्चन कौन से नंबर है? ठीक है. दैट इज ट्रू. चलो मान लो आज क्वेश्चन आ जाए, क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख पाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हाँ लिखा कि मुझे मालूम है, मैं उस टाइम दे रहा हूँ. तो उसका लेजिस्लेटिव, तो उस टाइम पे ऑल्टरनेट रिड्रेसल मैकेनिज्म हो सकते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी उसका, और ग्राम पंचायत में हमने एड्रेसिंग के तरीके बताए हैं. हाँ. एग्जीक्यूटिव का भी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. लेजिस्लेटिव में ठीक है, सबसे पहला लॉजिकली चलो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 73rd एंड 74th, क्योंकि वहां पे वही ऑपरेट करता है, तो हम सरकार ये ले आई और इनको स्ट्रेंथन कर रही है. दूसरा अपने पास नालसा है, लीगल सर्विसेज एड अथॉरिटी, दैट इज गोइंग टू हेल्प, है ना. देन वी हैव लोक अदालत, देन वी हैव ग्राम न्यायालय, ये सब के सब स्टैट्यूटरी हैं. तो लेजिस्लेटिव के तो पॉइंट्स बन गए अपने पास. खाप पंचायत इसी वजह से रिप्लेस होगी बिकॉज व्हेन पीपल विल हैव ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट हमें सही करके दे रही है ना. लेट्स से खाप पंचायत में कैसे, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स से प्रेजेंट सोसाइटी डज नॉट हैव एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स खाप पंचायत, व्हाट विल हैपन? खाप पंचायत में वो भी तो रोल है ना कि यार जैसे एक्सेप्टेबिलिटी, पीपल एक्सेप्ट देम, वहां पे वो भी रोल आ जाता है कि खाप पंचायत जो डिसीजन देती है उनकी इन्फोर्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है. अगर मान लो आपको कोर्ट ने किसी में फैसला सुनाया तो हमारे पंजाब हरियाणा पीपल हार्डली फॉलो इट, वो फिर से जाएगा वहां पे. बट इफ खाप पंचायत गिव्स यू अ डिसीजन, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? बिकॉज देन पुलिस डज नॉट हैव टू स्टे विद यू फॉर 24 आवर्स. खाप पंचायत पीपल आर देयर ओनली, आपको नहीं उसमें ही रहना है. दैट इंक्रीजेस इट्स एक्सेप्टेबिलिटी. अगर इन सब चीजों से सरकार उस चीजों की इन्फोर्सिबिलिटी बढ़ा दे, देन पीपल की जो एक्सेप्टेबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू खाप पंचायत वो चली जाएगी. या अगर हम इस पे रिवर्स पे आते हैं, अगर आपका दिमाग कह रहा है कि यार ये पॉइंट नहीं आने थे, अब कोई भी मॉडल आंसर खोल लो उसमें यही पॉइंट होगा, और कुछ करा ही नहीं है खाप पंचायत को लेकर. हाँ वही सही बात है. सर ये वे फॉरवर्ड मतलब, वे फॉरवर्ड मतलब कि यार जो चीज अभी चल रही है ना, मेरा पर्सनल बिलीफ है, अलग भी हो सकता है आपका, जो चीज अभी चल रही है शो देम एन ऑप्टिमिस्टिक थिंग, यार इसको ऐसे इंप्रूव करा जा सकता है रादर देन कंक्लूडिंग इट. अगर आपको नहीं उस टाइम के ऊपर कुछ सॉल्यूशंस याद आ रहे जिनसे वो चीज बेहतर हो जाएगी, देन सिंपली राइट वन लाइन ऑफ कंक्लूजन, दैट विल आल्सो सफाइस. हाँ, ऑनर किलिंग, गिलोटिन्स, लिबर्टी, वो भी दे, वो जुडिशियल में आ जाएगा. ठीक है.
हाँ, it erodes the trust of the people from the government. हाँ, क्योंकि तीनों ही पूछा गया है. हाँ, threatens democracy. ठीक है, ठीक है. और देख लो यार आगे पीछे कुछ भी अगर लग रहा है then we'll end the session. कुछ और तो है नहीं है. किसी भी कोई भी थीम में अगर है तो यार देख लो. जी जी जी, एवरीथिंग इज ब्रॉड. ठीक है, डोंट गेट वो माइंड अपना उससे टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन से मत वो करो. हाँ, ऑनलाइन पीपल. अच्छा, डिड यू रीड वो टॉप रैंकर्स की कॉपीज? हाँ, देखी. चलो बढ़िया यार, ये भी ठीक है. सर एक थोड़ा बेसिक हाँ, जो भी डाउट है जी जी. ये हाउ इज समवन हु इज इन जेल और पुलिस कस्टडी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन? हाँ, इसका एक ही जस्टिफिकेशन है, एक ही जस्टिफिकेशन है दैट इट इज जस्टिफाइड बाय आवर स्टैट्यूटरी लॉज, दैट इज आरपीएस को अलाउ करता है. और फिर लिली थॉमस केस में किसी को 2 साल का कन्विक्शन का भी होता है तब भी हटा देते हैं. हाँ. ऐसे कैसे कि मैं ऑलरेडी जेल में हो सकता हूँ? देखो देखो देखो, if Lily Thomas case is about disqualification, you will be disqualified. Holding that prestigious post, you can't do this. But you've already done that, then it's fine. हाँ, then you contest. देखो, already done में ये है, you are already inside a jail. Let's say that I have appointed you the CR of the class. Being the CR, you do something wrong, है ना? Then we'll take a strict action. ये हमारा law बोलता है. Second thing is that if you have already been punished for something, I should allow you to contest for the CR elections because this is a democracy. Over and above the institutional mandate, and mandate of people matters. So if I still have Acceptability in the people, you are still the representative. does that mean that, for example, अभी 2 लोग जो elect अमृतपाल सिंह एंड वो, तो अब वो अगर वो बन गए हैं तो अब उनके अगेंस्ट नए केसेस नहीं हो सकते हैं, बट पुराने केस अगर वो कन्विक्टेड है तो वो पुराने केस चलेंगे. अगर नया केस कोई डलता है, then they will be disqualified. हाँ, then they will be disqualified. नहीं, उन देखो, द थिंग इज 60 days में यू हैव टू इन्फॉर्म द हाउस. इफ यू डोंट बी इन द हाउस without informing the house and getting permission, then you will be shut out. कहाँ से कंटेस्ट कर सकते हो? नहीं नहीं, देखो, if you are convicted for 2 years and you are in the jail, but the second provision which is implemented against you is of disqualification, you are disqualified also. और उस डिस्क्वालिफिकेशन के बाद यू विल बी डूइंग इट. यही तो क्रिटिसिज्म था कि एक बंदे को कॉन्विक्ट करा गया, वो बेचारा डिस्क्वालीफाई भी हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सिक्किम सीएम की 6 ईयर से 1 ईयर कर दी, 1 मंथ कर दी. फिर आप कंटेस्ट कर सकते हो. वो क्यों करी इलेक्शन कमीशन ने? अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन में भी कंटेस्ट कर पाता तो कर लेता, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. इसी कम ही नहीं करता. डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई इसी रिड्यूस द टेन्योर. फाइनेंस एक्ट 2017 ऑलरेडी डिस्कस्ड. कहां पे लिखा हुआ है? ये इस क्लास का हैंडआउट नहीं है, आपको दिया है वो किसी और का. फाइनेंस एक्ट नहीं करना, वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नलिफाई हो गया. हाँ, नलिफाई हो गया. हाँ, वो नहीं आएगा. हाँ, आएगा ही नहीं. अब तो कुछ बनेगा ही नहीं उस पे कि यहाँ तो उस पे क्रिटिकली आएगा तो ब्रॉड आएगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में.
हाँ ब्रॉडली आएगा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हवाला दे दो, स्पेशली जैसे जुडिशरी ने कैसे हेल्प करी है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये ब्रॉड क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें बेसिक थीम कुड रिवॉल्व अराउंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जजमेंट का नलिफिकेशन, एंड सेकंड आप इस पॉइंट्स में से कोट कर सकते हो। Why do you think the committees are considered to be for parliamentary bodies? Discuss this in context of role of state committee. हाँ जी, State committee के बारे में लिखना था। नहीं, पहला फर्स्ट पार्ट वुड हैव बीन कि पार्लियामेंट्री कमिटीज मदद कैसे करती हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द बॉडी वुड हैव बीन स्पेसिफिक कि एस्टिमेट्स कमेटी ने मदद कैसे करी। ठीक है, दोनों को करना है यार, हाँ डेफिनेटली। कहां पे है ये क्वेश्चन नंबर? पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 8। हाँ वाई, अच्छा ठीक है, कोई नहीं बताएगा आंसर, आई वांट आंसर फ्रॉम, आप बताइए। हाँ हाँ अभी क्यों दोनों पार्ट्स को एड्रेस करना है? पेज नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन, क्यों दोनों पार्ट्स को एड्रेस करना पड़ेगा? सिंपल लॉजिक। क्या सीखे फिर इससे? एस्टिमेट कमेटी के ऊपर फोकस्ड है। दोनों को क्यों एड्रेस करना है? क्योंकि उस सेकंड वाले के पीछे क्वेश्चन, फर्स्ट वाले के पीछे भी क्वेश्चन मार्क है, यही तो आई वाज टेलिंग यू। अगर फर्स्ट वाले के पीछे फुल स्टॉप होता देन इट वुड नॉट हैव बीन, फिर कंटेक्स्ट में जाता। पहले वाले के पीछे क्वेश्चन मार्क है, दो क्वेश्चन उसने सिंपली पूछे हुए हैं, तो दोनों ही आएंगे। हाँ नहीं तो सिंपल सा कनेक्टर आ जाता। आपका नाम क्या है? आदित्य। तुम सब लोग साथ में रहते हो ना? अच्छा सेम वाले, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा नहीं तो इसके रूम में जाके बैठा करो सारे जने। स्पेंड सम टाइम मीन्स सच में चिल करो, ठीक है, थिंक अबाउट इट, साथ में बैठा करो 1-1.5 घंटा रोज। जितना खाली दिमाग रखोगे, जितना डायमेंशंस डिस्कस करोगे, एक दूसरे से सीखोगे, यही चीजें वहां पे क्लिक करेंगी। लंच टाइम पे साथ में, लंच कितने बजे होता है? खाना वाना कैसा मिल रहा है? मिड खाना मिल रहा है? क्या मिल रहा है खाने में? ब्रेकफास्ट में क्या होता है? आज कचौड़ी और आलू की सब्जी थी। लंच में? ब्रेकफास्ट में? हाँ जी, अनएक्सपेक्टेड। आप भी आप साउथ से हो ना? पुणे से हो आप? महाराष्ट्र? हाँ पास्ता मिला था पहले। चलो बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, कल सुबह मैं एक वो डॉक्यूमेंट सेंड करूंगा विच हैज ऑल द दिस वैल्यू एडेड कंटेंट, जो हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा रटना है। इट विल बी अ 3 पेज डॉक्यूमेंट। तो जो 3 थीम्स हैं उनमें से जो भी डेटा है, एक पेज, लेट्स से दिस इज 1 पेज, तो ये वाला फैक्चुअल डेटा दे दूंगा। जितना हमने अभी तक कंसेप्चुअल नॉलेज करी है उसको बस इसके साथ रट के सप्लीमेंट कर लेना, पॉलिटी का अपना कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है जी। जी देखो देखो, वो प्रोबेबल टॉपिक्स, हाँ एक होता है इस साल में प्रोबेबल टॉपिक क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, है ना, वो आई विल डिसाइड टिल लास्ट, वो मैं आपको बता दूंगा। ये जो 48 थीम्स मैंने आपको दी हैं, ये 48 थीम्स वो हैं जो 2013 से आ ही रहा है। हर साल इन्हीं 48 थीम से 15 क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। आप इन 48 थीम्स को हाथ में रखो एंड कंपेयर एनी क्वेश्चन पेपर 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17, कोई भी उठा लो, 15 से 16 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस ओनली। हाँ मेरे पास वो कॉपी है नहीं तो आई वुड हैव गिवन यू अ ब्रेकअप आल्सो, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो ब्रेकअप भी मैं सेंड करता हूं। जैसे एवरी ईयर देयर विल बी अराउंड 1 क्वेश्चन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड 1 ऑन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एवरी ईयर देयर विल बी 1 क्वेश्चन ऑन एग्जीक्यूटिव, वो मैं आपको एक ब्रेकअप सेंड करता हूँ, ठीक है। वो एनालाइजेशन के लिए ठीक है, बट आपको लोगों के काम नहीं आएगा, बट स्टिल विल गिव यू कॉन्फिडेंस। उसी में सेंड करा यार, ग्रुप पे ऐड कर दो यार सबको। चलिए ठीक है, आई एंड द ऑनलाइन सेशन, फिर ऐड करता हूँ।